Hello everyone, I welcome you all to the introductory lecture of database management systems. In this lecture, we will cover the definition of database and database systems, limitations of the traditional methods, that is file systems, then what are the types of databases, and then the applications. So database क्या है? Database is the collection of related data. Related data मतलब suppose हमारे पास है कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, राइट, और हमें जानना है कि स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में इनरोल किया है, तो कोर्स भी क्या हो गया, एक डेटा हो गया, है ना। फिर स्टूडेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन ये सब यहाँ पर आ जाएगी, कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी. सो दिस इज ऑल रिलेटेड डेटा. और ये कैसे रिलेटेड है? दिस इज ऑल डेटा अबाउट स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट. सो हमारा जो डेटाबेस है किसी भी साइज़ का हो सकता है, जैसे स्मॉल डेटाबेसेस हो गए आपके, कोई भी सिंपल एड्रेस बुक, एंड ऑन द अदर हैंड इट कैन बी कॉम्प्लेक्स एज वेल, जैसे कि आपका गूगल सर्च इंजन हो गया, जो कि बिलियंस ऑफ डेटाबेसेस से डेटा फेच करके आपको रिजल्ट शो करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज इट कैन बी जनरेटेड एंड मेंटेन्ड आइदर मैनुअली, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर लेजर्स हो गए, के स्मॉल लेजर्स हो गए, या फिर मे बी कंप्यूटराइज, जो कि आपका है DBMS. सो इन कंप्यूटर साइंस वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द computerized databases. So what is DBMS? DBMS is the software used to maintain database. Okay, so database क्या है? Related data, रिलेटेड डेटा का कलेक्शन. और सॉफ्टवेयर क्या हुआ, सॉरी DBMS क्या हुआ? वो सॉफ्टवेयर जो कि इस रिलेटेड डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है. ओके, सो DBMS इज सॉफ्टवेयर. ओके, सो अब DBMS पता चल गया क्या है, बट DBMS से पहले चीज़ें कैसे मैनेज होती थी, राइट. सो DBMS से पहले डेटाबेस मैनेज होता था हमारा फ्लैट फाइल्स में. फ्लैट फाइल्स कौन जनरेट करता था? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, सो दीज आर द फ्लैट फाइल्स कि कुछ भी आपने डेटा रखा, सो वो कहाँ मेंटेन होएगा? हमारा फ्लैट फाइल्स में, राइट. सो जब भी डेटा स्मॉल होता था अराउंड 1 KB, तो फ्लैट फाइल्स वर सफिशिएंट टू मैनेज एंड टू बी मैनेज, है ना. अगर कम फाइल्स है तो ईजी है मैनेज करना, लेकिन जैसे जैसे हमारी फाइल्स का साइज बढ़ता गया, फ्लैट फाइल्स वर अनेबल टू मैनेज दोज लार्जर इंक्रीजिंग डेटा. ओके, सो यही फिर हमारी आती है फाइल सिस्टम्स की लिमिटेशंस. ओके, सो पहला प्रॉब्लम क्या था कि इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस फाइल्स. जब भी हमारा डेटा फ्लैट फाइल्स में स्टोर हुआ, ओके, सो वहाँ से क्या है, डिफ़िकल्ट था डेटाबेस को एक्सेस करना. ओके, सपोज अब ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. ठीक है, सपोज हमारा डेटा स्टोर्ड है, यूनिवर्सिटी का डेटा स्टोर्ड है सेकेंडरी मेमोरी में, राइट. सेकेंडरी मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर्ड है जिसका साइज अराउंड 500 GB है, राइट. अब मुझे रिट्रीव करना है ये डेटा, कहाँ से रिट्रीव करना है? उन स्टूडेंट्स का डेटा जिन्होंने स्कोर किया है ग्रेटर देन 80%. ठीक है, अब ग्रेटर देन 80% जिन्होंने स्कोर किया है, वो अगर हम ढूंढेंगे 500 GB में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एक रिकॉर्ड को स्कैन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि फाइल सिस्टम्स के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम एक प्रोग्राम चलाए या क्वेरी चलाए और वो सारा डेटा या सारा सर्च एक बारी में ही ख़त्म कर दे. ठीक है, प्लस इसका क्या डिसएडवांटेज है कि यूज़र को हमेशा जब भी वो फेच करेगा, तो यूज़र को ये सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी कि नेम ऑफ द फाइल क्या है, फाइल का लोकेशन क्या है, टाइप क्या है फाइल का, और डेटा का फॉर्मेट क्या है, राइट. और इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्लस एक एक रिकॉर्ड को स्कैन करना वॉज चैलेंजिंग. ओके, सो इसका सोल्यूशन DBMS ने क्या दिया? इट इंट्रोड्यूस डेटा इंडिपेंडेंसी. ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंसी क्या है? यूज़र से कोई भी एक्स्ट्रा स्टोरेज डिटेल्स हाइड करना. ओके, सो यूज़र को किससे मतलब है? इंफॉर्मेशन से. DBMS हमारा क्या देगा? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन.
इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद कि फाइल्स कैसी हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, वो कहाँ स्टोर्ड है, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, सो दिस इज नॉन DBMS एक्सेस। यूजर डायरेक्टली डेटाबेस फाइल्स को एक्सेस कर रहा है और वन बाय वन स्कैन करेगा फॉर सर्चिंग एनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, राइट। ऑन द अदर हैंड हमने यूजर और डेटाबेस फाइल्स के बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, DBMS। सो DBMS क्या हुआ, यहाँ पर हमारा इंटरफेस हुआ बिटवीन यूजर एंड डेटा, राइट। सो यूजर हमारा किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, DBMS को, कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए। DBMS हमारा डेटाबेस फाइल्स को एक्सेस करेगा और वो इन्फॉर्मेशन फेच करके यूजर को पहुंचा देगा। ओके, सो यूजर आर एबल टू एक्सेस DB फाइल्स विदाउट नोइंग एनी स्टोरेज डिटेल्स। फिर आती है हमारी सेकंड लिमिटेशंस कि फाइल सिस्टम्स के साथ इनपुट आउटपुट कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा क्यों है उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो भी प्रोग्राम है या जो भी डेटा है वो इनिशियली कहाँ स्टोर्ड है, सेकेंडरी मेमोरी में, राइट। और किस फॉर्म में स्टोर्ड है, ब्लॉक्स के फॉर्म में, राइट। अब जब भी हमें कोई भी डेटा एक्सेस करना है, सो डेटा विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। अब वहीं अगर हम लेते हैं 500 GB का डेटा, राइट, इन द सेकेंडरी मेमोरी, तो वही हमें 500 GB की फाइल्स कहाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए उसको उतनी मेमोरी और उतने ही नंबर ऑफ एक्सेसेस चाहिए, ठीक है। सपोज 500 ब्लॉक्स हो गए, अगर हम मान के चले कि एक ब्लॉक 1 GB का है, सो हमारे पास 500 ब्लॉक्स हो गए, 500 GB का डेटा हो गया। अब वहीं CPU ने कोई रिक्वेस्ट डाली तो वो कितनी बारी मेमोरी को एक्सेस करेगा, 500 बार तो यहाँ और 500 बार यहाँ, ठीक है। सो दिस इज वे टू हेक्टिक फॉर एनी सिस्टम। सो इससे क्या होगा, हमारा जो है इनपुट आउटपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी और एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम एंड परफॉर्मेंस क्या होगी, बहुत ही ड्रास्टिकली डिग्रेड होगी। ओके, सो इसका सोल्यूशन DBMS ने क्या प्रपोज किया, इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग हमारी क्या है, कंसिडर करो कि आपके पास कोई भी बुक है 500 पेजेस की। सो जैसे हमारे पास कोई बुक होती है, उसमें हमें अगर पर्टिकुलर चैप्टर पे जाना है, हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स खोलेंगे, उसका पेज नंबर देखेंगे, राइट, ठीक है। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है हमारा DBMS में, ठीक है। सपोज हमें रिट्रीव करना है कोई भी स्टूडेंट ID X, ठीक है। अब सपोज इसको अगर हम इंडेक्स को ना देखें और स्टूडेंट X, ठीक है, ये 10 GB का डेटा वो एक एक को कंपेयर करेगा, क्या ये स्टूडेंट X है, नहीं, तो वो नेक्स्ट पे जाएगा। फिर वो देखेगा क्या ये स्टूडेंट X है, नहीं, फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा। तो ऐसे करते करते सपोज अगर लास्ट एलिमेंट X निकला, सो इसने कितने एक्सेसेस लिए, BN, ठीक है। BN क्या है, हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। वहीं अगर हम इंडेक्स प्रपोज कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो एक्सेसेस है बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडेक्स में हमारा क्या कंसेप्ट होता है, एक हमारा की होता है जो कि सिमिलर होता है सेकेंडरी मेमोरी की की से। फिर हमारे पास पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट करता है उस वैल्यू को जहाँ हमारा सेकेंडरी मेमोरी में वो स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर्ड है, ओके। और यहाँ पे भी इंडेक्स फाइल भी हमारी ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होती है, जहाँ की BM इज वे मोर लेस देन BN, ओके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कीज है और पॉइंटर्स है। सो इसकी जो मेमोरी होगी वो बहुत बहुत कम होगी BN से, राइट। सो यहीं अगर हम लेकर चलें कि हमें रिट्रीव करना है X, ठीक है, विदाउट विदाउट DBMS कितने नंबर ऑफ एक्सेसेस होंगे, 10 GB, ओके। ऑल द N ब्लॉक्स नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड और कंपेयर्ड, ठीक है। वहीं अगर हम DBMS को लेके चलें तो कितना होगा, ठीक है, एक्सेस टू द इंडेक्स फाइल प्लस 1 एक्सेस टू द डेटा, ओके, 1 एक्सेस टू द डेटा, ओके। तो वहीं अगर हम मेरी 30 ब्लॉक्स की इंडेक्स फाइल है और 500 पेजेस का मेरा सेकेंडरी मेमोरी में ब्लॉक्स है, तो हमारे टोटल एक्सेसेस कितने होंगे, 31, ऑलराइट।
नाउ लेट्स जम्प टू द थर्ड लिमिटेशंस. ओके, सो थर्ड लिमिटेशन कहती है हमारी दैट विद फ्लैट फाइल्स, with the file systems we have less degree of concurrency. So concurrency क्या है? Degree of concurrency किसे बोलते हैं? When number of simultaneous users are trying to access the database. ठीक है, जैसे हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं और वो एक्सेस करना चाह रहे हैं डेटाबेस. ओके, कोई भी रैंडम नेम है डेटाबेस का S1, राइट. सो अब जब हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द कॉन्करेंसी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस. और ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जाते हैं? टू अवॉइड एरर्स, यानी कि आपका डेटा इनकन्सिस्टेंट ना हो जाए ड्यू टू साइमल्टेनियस एक्सेसिंग. सो ये किस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस है? सपोज एक यूज़र हमारा डेटा रीड कर रहा है तो हम यूज़र 2 को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वो राइट नहीं कर सकता. और जब हम बात करते हैं कि डेटाबेस को राइट करना है, सो अगर यूज़र 1 हमारा राइट कर रहा है तो यूज़र 2 ना तो उस डेटा को रीड कर सकता है ना ही डेटा को राइट कर सकता है. ठीक है, क्यों? इससे क्या होगा? मे बी वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रीड कर ले या फिर जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको ओवर राइट कर दे. ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं सॉल्यूशन क्या है? कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स. ठीक है, अब ये कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो फाइल को ट्रीट करता है एज अ रिसोर्स. ठीक है, सो सपोज हमारे पास एक फाइल है जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा है, राइट. अब यूज़र 1 को अपडेट करना है S1, यूज़र 2 को अपडेट करना है S2. ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये चीज़ कैसे होगी? फाइल रिसोर्स है. अब अगर यूज़र 1 एक ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, यूज़र 1 पहले आया, वो ट्रांजैक्शन करता है और तो क्या अपडेट करना है S1, वो क्या कर देगा? पूरी फाइल को लॉक कर देगा. ठीक है, जैसे ही यूज़र 2 की बारी आएगी आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, उसकी एक्सेस क्या होगी? डिनाई हो जाएगी. वाई? बिकॉज T1 ने ऑलरेडी फाइल को लॉक कर दिया है. इससे क्या होगा? इससे डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी बहुत रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज S2 से कोई लेना देना नहीं है अपडेशन से. अगर यूज़र 1 एक रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है, S2 फ्री है, S2 अपडेट हो सकता है, लेकिन क्योंकि OS ने पूरी फाइल को लॉक कर रखा है तो यूज़र 2 S2 को नहीं अपडेट कर सकता, राइट. वहीं अगर हम बात करते हैं DBMS की, DBMS क्या अलाउ करता है? रिकॉर्ड लेवल लॉकिंग. ओके, सो वो क्या करेगा? वो सिर्फ S1 रिकॉर्ड को लॉक करेगा. ओके, तो बाकी फाइल क्या है? फ्री है. सो यूज़र 2 आता है, यूज़र 2 की जब आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यूज़र 2 एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट डालता है तो उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है बिकॉज इट इज़ रिकॉर्ड लेवल लॉकिंग. ओके, नाउ लेट अस कम टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस क्या क्या होते हैं. Okay, this would be just brief and we don't want to go into depth because here in DBMS we are concerned with the relational databases. Okay, so first is the centralized database. Centralized database क्या है कि आपके पास एक सेंटर में डेटाबेस है. ओके, जो सारा डेटा एक ही सेंटर पे लोकेटेड है एंड बाकी यूजर्स उसको एक्सेस करें. ओके, सो इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको उस डेटाबेस में कोई भी एरर आए या फिर डेटा लॉस्ट हो गया सो उसको रिटेन करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है, सेंट्रलाइज डेटाबेस किन लोगों का होता है? बैंकिंग सेक्टर्स में आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है. सो अब तो बैंकिंग सेक्टर्स भी क्लाउड बेस्ड डेटाबेस पे जाने लगे. ठीक है, देन है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो कि आपका मल्टीपल लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सो इस डेटाबेस में इंपॉर्टेंट क्या है कि डेटा आपका सिंक्रोनाइज्ड रहे. देन क्लाउड डेटाबेस कि सारा आपका जो भी डेटा है वो कहाँ स्टोर हो रहा है? आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे Amazon, Azure, ये सारे क्या है? क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, आपका डेटा वहाँ स्टोर हो रहा है. ठीक है, देन है कमर्शियल डेटाबेस. ये डेटाबेसेस क्रिएट किए जाते हैं फॉर लाइसेंस पर्पसेस की ऑर्गेनाइजेशंस में लाइसेंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. देन आपके आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस फॉलो करते हैं ऊप्स प्रिंसिपल्स, राइट. एंड ये किस लिए यूज़ होते हैं? मल्टीमीडिया डेटा को हैंडल करने के लिए.
देन है आपका ओपन सोर्स डेटाबेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस डेटाबेस का सोर्स कोड या इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, देन आते हैं आपके मेन रिलेशनल डेटाबेस, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा। सो रिलेशनल डेटाबेस में हमारा जो भी डेटा है वो कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ओके, हमारा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी S1 S2, कोर्स की इंफॉर्मेशन हो गई, मार्क्स की इंफॉर्मेशन हो गई। सो हमारा जो भी डेटा होगा कैसे स्टोर होगा, टेबल की फॉर्म में। और इसको मैनिपुलेट करने के लिए या इन टेबल्स को में से इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए हमारे पास क्या है, SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑलराइट, सो ये लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करेगी इस डेटा को मैनिपुलेट करने में। फिर आता है आपका NoSQL डेटाबेस, जो कि डील करता है विद द सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, जो कि पार्ट है आपका बिग डेटा का। ओके, लेट्स मूव टू द एप्लीकेशंस क्विकली। अब इसके एप्लीकेशंस देखें तो बिजनेसेस में क्या है, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन रखना, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन रखना, कितनी सेल्स हुई हैं, परचेजेस हुई हैं, राइट। अकाउंटिंग में पेमेंट्स क्या है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन, कौन सा उनका टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, और बाकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड ऑल। ओके, देन इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उनकी सैलरीज, उनका पेरोल, टैक्सेस वगैरह क्या है। सो दीज आर ऑल बिजनेस बेस्ड एप्लीकेशंस। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखें सो क्या यूज़ है, we can use databases to maintain supply chain, tracking production, inventories, warehouses and stores and all. बाकी और एप्लीकेशंस देखें तो वेब सर्विसेज में आपके सोशल मीडिया के यूज़र्स, उनके कनेक्शंस, उनके पोस्ट। देन इफ़ वी टॉक अबाउट ऑनलाइन रिटेलर्स विच इज़ सिमिलर टू द बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट के व्यूज़, उनकी सर्चेस। देन एडवर्टीजमेंट्स में आपकी क्लिक हिस्ट्री, जो कि टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स, फिर आपको रिकमेंडेशंस देना, राइट। एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रखना, राइट, मे बी सम योर डिजी लॉकर। ओके, सो डिजी लॉकर क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स सेव करता है डेटाबेस में, सिक्योर डेटाबेस में, राइट। देन वी हैव नेविगेशन सिस्टम्स, जो कि स्टोर करता है आपके मैप्स, आपके रिसेंट विजिट्स, आपके रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। ओके, so in the next lecture we will be discussing about the relational databases, जहाँ पे हमारा डेटा कहाँ स्टोर होगा, in the form of tables, because the data will be stored in the form of tables। so उसको स्टोर करने के लिए या डेटा को अपडेट करने के लिए there are certain rules which is proposed by codes, so we will study about the codes rules as well। ठीक है, अगर टेबल क्रिएट की है डेटा DBMS में, सो उसके लिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कीज़ होती हैं, तो कितने टाइप की कीज़ होती है और किस की का क्या रोल है, वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। एंड देन अगर डिफरेंट टेबल्स है, सो उसमें हमारा कंसेप्ट आता है रेफरेंशियल कीज़ का, दैट इज़ द फॉरेन की कंसेप्ट्स, और क्या क्या कॉन्स्टेंट होते हैं। सो वी विल स्टडी about that in the next lecture। So thank you for listening and have a nice day।